हेलो बच्चों। स्वागत है आप सभी का स्टडी एकेडमिक्स में। ठीक है, ये लाइव प्रोसेस का थर्ड पार्ट जिसके अंतर्गत जो है कि हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को कवर करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमें डिटेल वे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले कि ट्रांसपोर्टेशन शब्द का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन शब्द का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना। जैसे आप लोग जो है कि घर से स्कूल जाते हैं बस के द्वारा। ठीक है, तो आप जो है घर से अपने कहाँ जा रहे हैं, अपने घर से कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो है क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, और आपको जो है ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू किया जा रहा है, आप जो है कि हो सकता है साइकिल से जाएं, आप साइकिल से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं। ठीक है, या फिर वॉक करके जा सकते हैं। ठीक, तो ये आपका माध्यम हो गया किस मीडियम के थ्रू, या किस माध्यम से आप जो है ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, कहाँ, घर से स्कूल। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्ट शब्द का मतलब ही क्या है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाना। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा क्या है, एक इसेंशियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इसेंशियल फंक्शन है। अब हमारे बॉडी के अंदर अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर बात करें, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है कि किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है, या फिर किन चीज़ों के ट्रांसपोर्ट ना होने से जो हमारे लाइफ की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस इसेंशियल इसलिए है क्योंकि ये प्रोसेस जो है कि सारे प्रोसेस को लिंक करता है। जैसे जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, जब हम बात करते हैं किसकी, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन का प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होता है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है हमारा, न्यूट्रिशन की प्रोसेस जो है कि डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं वो कहाँ एब्जॉर्ब होती हैं, ब्लड वेसल्स में। अगर वो चीज़ें ब्लड वेसल्स में ही पड़ी रहें, ठीक है, ब्लड वेसल्स में, जैसे हम जब न्यूट्रिशन को इनटेक करते हैं, ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बींग के स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमने न्यूट्रिशन लिया है वो पड़ा अगर रह जाएगा, तो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक न्यूट्रिएंट की सप्लाई कैसे होगी। ठीक है, तो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है वो किसके थ्रू होती है, ब्लड के थ्रू होती है। ठीक है, अब ये ब्लड कहाँ फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में। तो हमारे जो न्यूट्रिएंट है वो कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, जब हम न्यूट्रिशन का जो लास्ट फाइनल पॉइंट पढ़ते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है कि जैसे ही हमारी न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स फूड न्यूट्रिएंट को हम जब इनटेक करते हैं उसका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन के बाद जो है वो चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती हैं, कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स में क्यों एब्जॉर्ब होती हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स उनका क्या कराते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं, और उनको कहाँ पहुँचाते हैं, ब्लड वेसल्स उनको ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पहुँचाते हैं, बॉडी की सेल्स तक या टिश्यू तक। ठीक है, बॉडी की सेल्स या टिश्यू तक उनका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं कि रेस्पायरेशन में, रेस्पायरेशन का जो पार्ट होता है, गैसियस एक्सचेंज, रेस्पायरेशन का जो पार्ट होता है जिसमें हम लोग क्या इन्वॉल्व करते हैं, गैसियस एक्सचेंज को जो इन्वॉल्व करते हैं, तो गैसियस एक्सचेंज जब हमारा जो रेस्पायरेटरी ट्रैक, ठीक है, या रेस्पिरेटरी जो पाथवे होता है, तो ये क्या करता, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराता। ये ऑक्सीजन को कहाँ से लाता, एयर से कहाँ तक लाता, एयर से कहाँ लाता, लंग्स के अंदर, एयर से कहाँ लाता, लंग्स में। और फर्दर लंग्स से जो ऑक्सीजन है, ये लंग्स के अंदर से जो ऑक्सीजन ये कहाँ जाती है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ पहुँचती है, ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ पहुँचती है, सेल और टिश्यू में ट्रांसपोर्ट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रेस्पायरेशन की प्रोसेस में भी जो गैसियस एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की ही बात कर लेते हैं मेनली, ये एयर से कहाँ आ रहा है, लंग्स में ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन फर्दर लंग्स से सेल तक जाने के लिए किसका हम रोल यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, ब्लड वेसल्स का। वैसे ही जब न्यूट्रिशन हम इनटेक करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है। डाइजेशन की प्रोसेस होने के बाद जो है कि सारी चीज़ें जो न्यूट्रिएंट कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड
वेसल्स में एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। तो अब ये सारे न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है कहाँ, सेल तक। तो यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेशन का यूज दिख रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन इसेंशियल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि अगर सिर्फ हम न्यूट्रिशन की प्रोसेस परफॉर्म कर लें या रेस्पिरेशन की प्रोसेस परफॉर्म कर लें, तो अब रिस्पायरेशन में अगर गैसियस एक्सचेंज कर लेते हैं तो जब तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हम ब्लड वेसल्स के थ्रू सेल्स तक नहीं कराएंगे या फिर न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट ब्लड वेसल्स के थ्रू हम सेल तक नहीं कराएंगे, तब तक जो है कि हमारे बॉडी की जो हर एक सेल्स हैं वो एनर्जी की प्रोसेस को फॉर्म या एनर्जी को फॉर्म नहीं कर सकती। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस के बिना न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन और बात करें एक्सक्रीशन, ये सारी प्रोसेस क्या है, अधूरी हैं, ठीक है। इन सभी में कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन का यूज है। इसीलिए क्या माना गया कि ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है ये भी एक यूजफुल प्रोसेस या इसेंशियल लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आती है, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता, रेस्पायरेशन क्या करता है कि उसी न्यूट्रिएंट का बर्निंग कराता ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो न्यूट्रिएंट को, ऑक्सीजन को ये बर्न कराने की प्रोसेस सेल में होती है। तो अब ये इन चीज़ों को, न्यूट्रिशन को स्मॉल इंटेस्टाइन से और गैस को जो है, गैसियस एक्सचेंज जो है लंग्स से जो है सेल तक पहुंचाने के लिए किसका रोल है, ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो जो ट्रांसपोर्टेशन हमें देखना होगा किसके अंदर, जो ट्रांसपोर्टेशन अगर हमें देखना होगा ये किन के अंदर देखना होगा, प्लांट और एनिमल के अंदर देखना होगा। किसके अंदर देखना होगा, प्लांट और एनिमल के अंदर देखना होगा, ठीक है। अब क्या होता कि प्लांट के पास तो हर एक पार्ट के लिए कोई एक सिस्टम पाया नहीं जाता, तो प्लांट अपने अंदर ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो किसके थ्रू कराता है, जाइलम और फ्लोएम, दो जो उनके पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों कैसे टिश्यू हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम कैसे टिश्यू हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इनके पास कोई ऑर्गन नहीं है, इन्हीं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के थ्रू वो क्या कराते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं। जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ हमने बेसिकली बेसिक चीज़ें बता दे रहे हैं हम, फिर अभी डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता। वाटर और मिनरल के थ्रू किसका ट्रांसपोर्टेशन होता, जाइलम के थ्रू होता। और फ्लोएम के थ्रू किसका ट्रांसपोर्टेशन होता, फूड का होता, ठीक है। और कभी कभी हमें यहाँ पे पूछ देता हार्मोन के भी बारे में, तो यहाँ पे चीज़ें होती हैं। और फूड इनका क्या होता है, ग्लूकोज का सोल्यूशन होता है, ग्लूकोज का जो सोल्यूशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फूड। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस को हम लोग नेम देते हैं ट्रांसलोकेशन देते हैं, ठीक है। और वाटर का ट्रांसपोर्ट वगैरह भी पढ़ेंगे, ठीक है, और ग्लूकोज का भी ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। तो वाटर के अंदर हमें कई सारे प्रोसेस वगैरह पढ़ने होंगे। अब बात करते हैं एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए। तो एनिमल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो है कि सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बात मेनली हम किसके लिए कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए कर रहे हैं। और जो ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम, एनिमल में भी मेनली किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पहले ह्यूमन की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे ज़्यादातर समझ पाएंगे। जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है तीन चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है ब्लड, और दूसरा है ब्लड वेसल्स, और तीसरा है हार्ट। तो हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। और यही चीज़ें जो हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम एनिमल के अंदर करेंगे, प्लांट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये क्या करेंगे, ये जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। और यही ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस है क्या कराती है, यही प्रोसेस जो है कि प्लांट और एनिमल के अंदर मेनली न्यूट्रिशन या फिर एनर्जी फॉर्मेशन की मेन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इनके बिना जो है सारी प्रोसेस अधूरी है, ठीक है। अब हम तो स्लाइड के हिसाब से देखते हुए चलेंगे कि हमारा जो है प्रोसेस कहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक। हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग की, पहले बात करते हैं। तो जैसा हमने बताया ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता। क्या पाया जाता, सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता। और ये किससे मिलके बना, ब्लड, और ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड और ये तीनों क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, और ये क्या है, हार्ट, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स और हार्ट, ठीक है। ब्लड वेसल्स हमारे पास तीन टाइप की होती हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्लड की बात करते हैं। तो ब्लड दिखने में कैसा होता है, सॉलिड तो होता नहीं, लिक्विड मीडियम कैसा होता है, लिक्विड होता है। अब कहीं पे भी बॉडी में कट पिट लगता है, सबसे पहले क्या आता है, ब्लड ही आता है। तो मतलब क्या है, ब्लड क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ब्लड क्या कर रहा है, पूरे बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। वो भी किस मीडियम का है, किस मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड मीडियम, ठीक है। तो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है।
ब्लड दिखने में कैसा होता है, रेड इन कलर। अच्छा कोई पूछ दे कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन मेनली किसके अंदर प्रेजेंट होता है, कौन सी सेल्स के अंदर, आरबीसी के अंदर। और हीमोग्लोबिन के बारे में अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, मतलब वो प्रोटीन जिसके अंदर क्या है, आयरन है, जिसकी वजह से इसका कलर लाल होता है। और ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन किसके अंदर कंटेन होता है, आरबीसी के अंदर। और आरबीसी कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर, ठीक है। आरबीसी एक तरह का सेल है। अभी जो ब्लड है, ब्लड हमने ये बताया कि ट्रांसपोर्टेशन में किसका रोल है, ब्लड का। तो ब्लड किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है, ये बात ध्यान देना है। गैस का ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्टेज, हार्मोन, विटामिन, फूड के जो भी कुछ जो बचे कुचे पार्ट हैं उन सभी का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ये ब्लड। तो ब्लड का फंक्शन ही क्या है, ट्रांसपोर्ट करना और पूरे बॉडी को कनेक्ट करना। जब पूरे बॉडी को ब्लड कनेक्ट करता है उसी के थ्रू क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। अब हम ब्लड के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक फ्लो चार्ट देखेंगे। ब्लड जो है दो पार्ट से मिलकर बना है, ठीक है। ब्लड जो है दो पार्ट से मिलकर बना है। प्लाज्मा, ब्लड का जो फर्स्ट पार्ट है प्लाज्मा, दूसरा पार्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट। दूसरा पार्ट क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट है, ठीक है। इस फॉर्म्ड एलिमेंट को फर्दर हम कहते हैं ब्लड सेल्स। इस फॉर्म्ड एलिमेंट को बोलते हैं हम लोग ब्लड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स। और ये ब्लड सेल्स हमारे पास तीन टाइप की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं, ये तीन टाइप्स की होती हैं, ठीक है। पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। अभी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए चलेंगे, इनके बारे में, सभी के बारे में। जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा मेनली होता है, ये कंस्टिट्यूट करता है 55%, मतलब ब्लड का जो 55% भाग होता है किसका हो, क्या किस चीज किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा का, ठीक है। मतलब ब्लड के अंदर जो है प्लाज्मा का कंस्टिट्यूएंट पार्ट कितना है, 55%। और फॉर्म्ड एलिमेंट का कंस्टिट्यूएंट परसेंट कितना है, 45%, ठीक है। और फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर क्या ब्लड सेल्स आती हैं या ब्लड कार्पस्कल्स कहते हैं, ठीक है। अब यहीं पे बात करते हैं प्लाज्मा। तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ आयंस होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद इसके अंदर क्या होते हैं, वाटर का कंटेंट होता है। क्या होता है, वाटर, प्रोटीन और आयन से मिल करके क्या बनता है, प्लाज्मा बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड सेल्स की, ठीक है। तो आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाई कॉनकेव शेप होता है, बाई कॉनकेव शेप होता है, ठीक है। और इनकी संख्या 5.5 मिलियन होती है। इनकी संख्या क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से 5.5 मिलियन होती है। इनका लाइफ स्पैन जो होता है, जीवन काल जो है, मतलब कितने दिन तक एक बार बनने के बाद ये जीवित रहती हैं, 120 दिन, ठीक है। अब इनको जो है हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है इरिथ्रोसाइट। इनका नाम जो है इरिथ्रोसाइट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और आरबीसी का रोल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आरबीसी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कराता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, क्या है, हीमोग्लोब्यूलिन प्रोटीन है या हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। ये बात हमने बताई, ठीक। अब इतनी बात हमारी हो गई किससे, आरबीसी से रिलेटेड, ठीक। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, ठीक है। इसका कलर इसी वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से रेड भी होता है। डब्ल्यूबीसी कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। और इसका शेप कैसा होता है, इर्रेगुलर। ये कैसा शेप में होता है, इर्रेगुलर शेप में होता है, ठीक है। और साथ में ये इसका जो लाइफ स्पैन होता है, ये जो है 8 to 10 डेज, ठीक, या 1 वीक्स मान सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारे पास इनका काम होता है, ये फाइट अगेंस्ट एंटीजन। ये क्या करते हैं, फाइट करते हैं, लड़ते हैं, किससे, एंटीजन से। फाइट अगेंस्ट एंटीजन, फाइट अगेंस्ट एंटीजन, ये एंटीजन से क्या करते हैं, लड़ते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स का काम क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, बात करते हैं तो प्लेटलेट्स का काम है, ये ब्लड का कोगुलेशन कराते हैं, थक्का जमाते हैं जब कहीं पे भी जर्क या इंजरी हो जाता है तो उस समय, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, 8 से 10 हज़ार होती है, 8 से 10 हज़ार होती है, ठीक। और ठीक है।
और इनकी संख्या की अगर बात करें, प्लेटलेट्स की संख्या की बात करें, तो प्लेटलेट्स की संख्या जो है अबाउट जो है कि 2.5 लाख, ठीक है, या 2.5 लैक्स होती हैं, ठीक। इतनी बात। इनका मेन रोल है क्या, कोगुलेशन कराना, ब्लड का ही क्या कराते हैं, कोगुलेशन कराते हैं। इतनी बात समझ गए तो हम वापस से स्लाइड पे चलेंगे, ठीक है। हमारे पास ब्लड जो है किनसे मिलके बना, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है पूरे ब्लड वॉल्यूम का कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करता, 55% कॉन्स्टिट्यूट करता। इसके अंदर वाटर, प्रोटीन, आयरन और अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट कितने, 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, और 3 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। मतलब 3 टाइप में कौन कौन सी सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीनों ब्लड सेल्स के डिफरेंस के बारे में। तीनों ब्लड सेल्स के डिफरेंस जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दिया गया है कि हाँ, हमने साथ पिछले जो है 8 से 10 दिन के वो लाइफ स्पेन बताया, वो 8 से 10 दिन न हो के इनका कुछ समय हो सकता है, कुछ घंटे से लेकर कुछ, इसलिए फिक्स नहीं है, तो एक ऑन एवरेज 8 से 10 मान लिया जाता है, ठीक है। तो पैरामीटर्स क्या रहेंगे, कलर, ठीक है। अगर आरबीसी का कलर देखें तो आरबीसी का कलर रेड होता है, किसके प्रेजेंस की वजह से, हीमोग्लोबिन। और डब्ल्यूबीसी का कलरलेस, इसके अंदर कोई पिगमेंटेशन नहीं होता। रेटलेट के अंदर भी कोई पिगमेंटेशन या कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसकी वजह से ये कलर शो करें, ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। आरबीसी का कलर हीमोग्लोबिन की वजह से। शेप कैसा होता है, डिस्क शेप, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, बाई कॉनकेव शेप। क्या बोलते हैं, बाई कॉनकेव, ठीक है। इनका इरेगुलर शेप होता है, ये हो सकता है राउंड हो, या फिर छोटे इरेगुलर शेप में हो सकते हैं, ठीक है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है आरबीसी के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट। डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लेटलेट्स के अंदर भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। इनका लाइफ स्पेन क्या होता है, 120 दिन, ये जो कि हमने बता दिया। ये कुछ समय से लेकर के 1 साल तक भी जी सकते हैं, इनका कोई फिक्स नहीं है। और 8 से 14 दिन कौन जीता है, प्लेटलेट्स। और कैरी क्या करता, ऑक्सीजन। कैरी ऑक्सीजन का काम ये जो है इसका है, किसका, ये आरबीसी का है, वो मिस्टेकन हो गया, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि डब्ल्यूबीसी का काम, इनका काम क्या है, इनका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है कि ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर ये फाइट करते हैं अगेंस्ट एंटीजन, ठीक है। और जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब क्या है, ये क्लॉट कराते हैं ब्लड को, ठीक। इनकी संख्या 5 मिलियन, इनकी संख्या 5 to 7,000, इनकी संख्या 250 लाख, ठीक है। इतनी बात। अब हम बात कर रहे थे प्लाज्मा की, कि प्लाज्मा जो है 55% होता है, ये प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट और न्यूट्रिएंट गैसेस, हार्मोन और वेस्ट से मिल करके बना होता है। इन चीज़ों का ये क्या कर रहा था, इन चीज़ें जो है कि प्लाज्मा के अंदर शामिल होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो प्लाज्मा होता है ये सबस्टेंस को जो है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट कराता है क्या, सबस्टेंस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पूछ देता है प्लाज्मा का रोल क्या है। तो प्लाज्मा क्या कराता है, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन कराता है। और प्लाज्मा के अंदर ढेर सारी एंटीबॉडी होती हैं, कोगुलेटिंग फैक्टर और प्रोटीन वगैरह कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान देना है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन की, ठीक है। ये क्या है, एक वाइटल प्रोसेस है। वाइटल प्रोसेस का मतलब कि बहुत ही नेसेसरी इवेंट है। अगर कहीं पे भी कटपिट या जर्क लग रहा है और ब्लड क्लॉट नहीं होगा खुद से, तो क्या हो जाएगा, ब्लड लॉस की वजह से इंसान मर भी सकता है, ठीक है। तो ये क्या एक वाइटल प्रोसेस है जो प्रिवेंट करता है ब्लड लॉस को, ठीक है। अगर कहीं पे भी जर्क लगता है तो आप देखते हैं कि क्या हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। क्लॉटिंग की वजह से ब्लड वहाँ क्या होता है, रुक जाता है, ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता। अब ऐसे ब्लड का लॉस बच जाता। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना, ठीक है। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर, और यहाँ पे जो ये ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस है इसके अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसको कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें उसके बारे में नहीं जानना, बस इतनी ही बात जाननी है कि ब्लड कोगुलेशन जो है प्लेटलेट के थ्रू होता है, कुछ प्रोटीन की हेल्प से होता है, कोगुलेट इसको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, और कुछ रिएक्शंस होती हैं इन चीज़ों को कराने में, ठीक है। अब हार्ट की बात करते हैं, ठीक है। हार्ट के बाद जो है कि हम ब्लड वेसल्स भी बात करेंगे, ठीक। इसके लिए परेशान नहीं होना है। हार्ट हार्ट क्या है, मेन पंपिंग आर्गन। हार्ट का काम क्या है, पूरे बॉडी, क्योंकि पूरे बॉडी तक ब्लड, ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी को क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। तो इसके लिए ब्लड को क्या करना होगा, पंप करना होगा। अब ब्लड को पंप करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक सिस्टम होना चाहिए, एक पंप होना चाहिए। जैसे पानी को नीचे से ऊपर अगर पहुंचाना है सबके घरों में तो वो पंप सिस्टम लगा है, वाटर पंप सिस्टम लगा है। तो वाटर पंप क्या करता है, पानी को जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो वो
पंप करता वाटर को टंकी तक, ठीक है। फिर पानी जो है सप्लाई पूरे घर तक जो है मिल जाती है। तो वैसे ही हार्ट भी क्या है, हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। अब ये क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। अब पंप करने का मतलब हार्ट क्या करता है, मोटर क्या है, ऐसे घूमता, गोल गोल घूमता और पानी को ऊपर चढ़ाता, प्रेशर एग्जर्ट, प्रेशर बना करके। लेकिन हार्ट क्या करता, कॉन्ट्रैक्ट करता, रिलैक्स करता, कॉन्ट्रैक्ट करता, रिलैक्स करता। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इसकी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये एक प्रेशर जनरेट करती है, उसी प्रेशर से क्या होता है, ब्लड हमारा फ्लो करता है, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता तो उस प्रोसेस को हम सिस्टोल बोलते हैं, और जब रिलैक्स करता तो उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करता है, हार्ट जब पंप करता है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रहा है, पूरे बॉडी पार्ट को जो है सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो जो हमारे पास मेनली बात करेंगे वर्टिब्रेट की, ठीक है। तो इनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, उन्हीं को वर्टिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो उनके पास क्या होता है कि हार्ट को क्या कर देते हैं, चैम्बर में डिवाइड कर देते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या होता है कि इन ऑर्गेनिज्म के पास चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब शुरू कहाँ से कर रहे हैं हम, फिशेस से कर रहे हैं, ठीक है। फिश के पास कितने चैम्बर, दो चैम्बर, एक आर्टरिया एक वेंट्रिकल, एक आर्टरिया और एक वेंट्रिकल, इतनी बात ध्यान देंगे, ठीक है। क्या होता है कि सबसे पहले हार्ट पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ, गिल्स के अंदर। क्या होता है, फिशेस के अंदर क्या होता है, गिल्स होता है, ठीक है। गिल्स होता है, गिल्स के अंदर, गिल्स के ही थ्रू तो ये क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अब ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता, गिल्स, गिल्स के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, कहाँ से, वाटर से। गिल्स के अंदर क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। तो ब्लड कहाँ जाता है, ब्लड कहाँ जाता है, बॉडी से ब्लड कहाँ जाता है, गिल्स के अंदर। और ये ब्लड फिर कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड होके वापस गिल से कहाँ आता है, बॉडी में आता है, ठीक है। तो यही बात कहा गया कि हार्ट पंप करता है डी ऑक्सीजन। हार्ट क्या है, तो हार्ट पंप कर रहा है, ठीक है। ये हार्ट है, ये मान लेते हैं हार्ट है। हार्ट, हार्ट के अंदर बॉडी से जो है ब्लड जा रहा है, कहाँ, हार्ट के अंदर, बॉडी से ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट, हार्ट पंप कर रहा है, गिल्स, गिल्स क्या सप्लाई कर रहा है, इधर सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, अगर ये नहीं समझ में आ रहा प्रोसेस, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो हार्ट है वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ, गिल्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। और जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स फिर क्या करता है, सप्लाई करता है, क्या, पूरे बॉडी पार्ट को। तो फिश के अंदर दो चैम्बर हार्ट, एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल। अब हार्ट जो है कि पंप करता ब्लड को, कहाँ, गिल्स के पास। गिल्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फर्दर पूरे बॉडी पार्ट को सप्लाई कर देता। तो देखिए क्या होगा, हार्ट होगा, ठीक है, हार्ट के अंदर ब्लड आया, ठीक, ब्लड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो गया गिल्स में, गिल्स पूरे बॉडी पार्ट में फिश के रिलीज कर दिया। यही प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फिशेस के बाद एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की, ठीक है। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में जो है थ्री चैम्बर हार्ट होते हैं, दो आर्ट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। अब इनके पास क्या होता है कि मतलब इक्वल डिवीजन नहीं है, इनकम्प्लीट डिवीजन है। या तो दो आर्ट्रियम दो वेंट्रिकल होता है, या तो एक आर्ट्रियम एक वेंट्रिकल होता है। जैसे फिशेस के अंदर था तो इक्वल डिवीजन होता, लेकिन यहाँ डिवीजन क्या था, इनकम्प्लीट डिवीजन था हार्ट में, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक लेवल पे क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। एक जगह पे तो अलगाव हुआ, एक जगह पे क्या होता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है, कहीं न कहीं पे, ठीक। अब इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन हमें नहीं करना है, बस इतना हमें पता होना चाहिए एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए कि थ्री चैम्बर्ड हार्ट होते हैं इनके पास, ठीक है। और एग्जाम्पल तो हमें पता ही है, एम्फीबियन वगैरह, रेप्टाइल वगैरह के, ठीक है। जो रेंगते हैं वो रेप्टाइल, ठीक, ऐसे जो वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं वो एम्फीबियन, ठीक। बर्ड की बात करते हैं, बर्ड के पास क्या होते हैं, फोर चैम्बर, दो आर्ट्रियम होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं, और इनके पास डबल सर्कुलेटरी हार्ट होता है। डबल सर्कुलेटरी हार्ट का मतलब क्या है कि बॉडी से एक बार ब्लड फ्लो करेगा हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से फिर आएगा हार्ट में। तो एक साइकिल यहाँ कंप्लीट हो रही है, ठीक है। हार्ट से लंग्स में जा रहा है, फिर लंग्स से हार्ट में आ रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। फिर लंग्स से बॉडी में जा रहा है, फिर बॉडी से फिर हार्ट से फिर बॉडी में जा रहा है, बॉडी से फिर वापस हार्ट में जा रहा है। तो दूसरी साइकिल, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी हार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं मैमेलियन हार्ट की, ठीक है। मैमेलियन हार्ट ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैमेलियन ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, इस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। जो ह्यूमन हार्ट है ये कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना हुआ। और इसमें स्पेशल टाइप की मसल्स पाई जाती है, क्लास 9th में बताया जाता है। कौन सी मसल, कार्डियक मसल, ठीक है,
कैसी मसल होती हैं? कार्डियक मसल, ठीक। और ये जो कार्डियक मसल से बना हुआ क्या मस्कुलर ऑर्गन है, ये पूरे ब्लड को पंप करता है बॉडी के हर एक पार्ट में। और कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। जैसे यहाँ पे 4 चैम्बर था तो इसमें कितने होंगे? 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल। तो जब भी हम ह्यूमन हार्ट को अगर हम बनाना हो तो हम अगर कुछ नहीं तो ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, ऊपर वाले जो चैम्बर होंगे ये आर्ट्रियम होंगे, नीचे वाले चैम्बर होंगे वो क्या होंगे? वेंट्रिकल होंगे, ठीक है। अब फर्दर इनको राइट और लेफ्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, ठीक है। राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बात हमें पता होना चाहिए। अपर चैम्बर आर कॉल्ड आर्ट्रियम, लोअर चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल, सिंस वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन, इट्स वॉल आर थिकर देन द आर्ट्रियम। क्या है कि जो वेंट्रिकल है इसकी वॉल कैसी होती है? इसकी वॉल जो है थिकर होती है। क्यों? क्योंकि पंपिंग का काम हार्ट का जो ये ऊपर वाला पार्ट नहीं करता, ये नीचे वाला पार्ट जो है हार्ट का ये पंप करता है, इसीलिए इसको मोटा होना पड़ेगा, क्योंकि दीवार पे प्रेशर वगैरह एग्जर्ट करना है, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट चैम्बर आर सेपरेटेड बाई अ सेप्टम। ये जो राइट और लेफ्ट को जो सेपरेशन प्रोवाइड हो रहा है ये किसके द्वारा? एक सेप्टम के द्वारा। किसके द्वारा है? सेप्टम के द्वारा। आसानी से समझ पा रहे हैं? अगर ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे समझते हैं कि ये हमारा हो गया ऊपर का हिस्सा, ये हमारा हो गया ऊपर का हिस्सा और ये हो गया नीचे का। अब ऊपर और नीचे का तो हो गया, अब जो राइट और लेफ्ट को जो सेपरेट कर रहा है ये जो सेप्टम है इसको क्या बोलते हैं? इसी को सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो जो राइट और लेफ्ट जो हमारे पास चेम्बर हैं ये सेपरेट करते हैं, इसी की वजह से ब्लड का मिक्सिंग जो है बचा रहता है। नहीं तो ब्लड क्या होता है कुछ पता ही नहीं चलता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, सब आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। तो जो सेप्टम है ये प्रिवेंट करता है, सेप्टम या जो चेम्बर है ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं ब्लड के इंटरमिक्सिंग से, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपस में मिलने से बचाते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये बात हो चुका हमारा राइट एंड लेफ्ट चैम्बर आर सेपरेटेड बाय सेप्टम, ठीक है। आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल हैव वॉल बिटवीन देम टू प्रिवेंट ब्लड फ्लोइंग बैक, ठीक है। अब इसके बारे में भी हम बात कर ले रहे हैं हार्ट के फिगर से ही, ठीक है। देखिए अब हमारे पास क्या है, ये ऊपर के चैम्बर दिख रहे हैं, ये आर्ट्रियम है, ये भी क्या आर्ट्रियम है, ठीक है। ये हमारे पास राइट आर्ट्रियम है, ये हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है, ये हमारे पास क्या राइट वेंट्रिकल है, ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे नेमिंग दिख रही है सबका नेमिंग यहाँ पे दिखा दिया गया है बहुत अच्छे से, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ की वॉल थिकर दिख रही है, वॉल थिकर दिख रही होगी आपको, ठीक है। और ये आर्ट्रियम की वॉल थीन है, ठीक। तो यहाँ पे दिख रहा है। अब कुछ चीज़ें हमें नोट करनी है कि जब भी बॉडी से हार्ट में ब्लड आता, बॉडी से हार्ट में ब्लड आता तो इसको कौन लाता? ये ऐसे याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा, वेना कैवा। कौन लाता है? वेना कवा ले आता, ठीक है। हार्ट से लंग्स में ले जाने का काम किसका होता? ब्लड का पल्मोनरी आर्टरी का। किसका काम होता? पल्मोनरी आर्टरी का कि वेंट्रिकल? पल्मोनरी आर्टरी या वेंट्रिकल, क्या कहेंगे इसको? पल्मोनरी आर्टरी का काम होता है, ठीक है। हार्ट से जब भी ले जाना होगा तो आर्टरी ले जाएगी, आर्टरी या अरोटा। हार्ट से जब भी ले जाना होगा आर्टरी या अरोटा, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? ब्लड को कहाँ ले जाएगी? लंग्स में, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ गई। और हम बात करते हैं जब लंग्स से ब्लड को लाना होता है कहाँ? हार्ट में। लंग्स से जब हार्ट में ब्लड लाना होता है तो कौन लाता है? पल्मोनरी वेन लाता है, ठीक है। और जब हार्ट से बॉडी के अंदर, हार्ट से क्या होता है बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड ले जाना होता है तो कौन ले जाता है? अरोटा ले जाता है, ठीक है। अब हमारे पास अगर नीचे के बॉडी पार्ट से अगर ब्लड आ रहा है तो इन्फीरियर वेना केवा, कौन सा? इन्फीरियर। और अगर अपर बॉडी पार्ट से आ रहा है तो सुपीरियर वेना केवा। बस इतनी बात अगर हम ध्यान दे लेंगे तो हमारा जो है ब्लड वेसल्स का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? क्लियर रहेगा, क्रिस्टल क्लियर रहेगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि जब कभी भी बॉडी से जब हार्ट में ब्लड ले जाना है तो कौन आएगा? वेना केवा आएगा। कौन आएगा? वेना केवा। अगर अपर बॉडी पार्ट से आ रहा तो सुपीरियर वेना केवा और लोअर बॉडी पार्ट से आ रहा तो इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। अब सबसे पहले बॉडी से हम एक स्लाइड ऐसे बनाते हैं, ठीक है। सिंपल सा एक स्लाइड बनाएंगे, इसी से हम समझेंगे बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान तरीके से। हमारा ये क्या है? बॉडी है, बॉडी है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? लंग्स है। ये हमारा क्या है? लंग्स है, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं? बॉडी से ब्लड को लेके जाएंगे कहाँ पे? आर्ट्रियम में, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी?
वेना केवा। अब वेना केवा दो तरह की होगी, इन्फीरियर हो सकती है या फिर सुपीरियर हो सकती है। अब यहाँ पे जो वॉल्व होता है ट्राइकप्सिड वॉल्व, यहाँ से ब्लड आती है कहाँ पे, वेंट्रिकल में। ये हमारा आर्ट्रियम है, राइट आर्ट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है। यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी। और यहाँ इसका क्या होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। इधर का जो साइड होगा वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। छोटे छोटे पॉइंट कनेक्ट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा, इंफीरियर और सुपीरियर वेना के पास कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, लंग्स में। तो यहाँ इसको कौन ले जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रहा है लंग्स में। दिख रहा है, बॉडी से हार्ट में वेना केवा और हार्ट से लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी। अब लंग्स से हार्ट में लाने का काम किसका होगा, हार्ट से लंग्स में लाने का काम किसका होगा, पल्मोनरी वेन का काम होगा। किसका काम होगा, पल्मोनरी वेन का। और पल्मोनरी वेन से यहाँ लेफ्ट आर्ट्रियम से हार्ट के ब्लड कहाँ सप्लाई होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी सिस्टम में। और इसको कौन सप्लाई करेगा, अरोटा। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये एक सिंपल सा पार्ट है। इसको अगर इतना हमने एज्यूम कर लिया तो हम पूरे हार्ट के वर्किंग मैकेनिज्म को बहुत ही आसान तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं, इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले कहाँ, वेना केवा, ये वेना केवा ब्लड को ला रहा है कहाँ, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ये जो हमारा वॉल्व है इसको बोलते हैं ट्राइकप्सिड वॉल्व। कौन सा वॉल्व कहते हैं, ट्राइकप्सिड। ये वॉल्व प्रिवेंट करता ब्लड को वेंट्रिकल से आर्ट्रियम में जाने के लिए। अब वेंट्रिकल से ब्लड को कौन लेके जाएगा, वेंट्रिकल से ब्लड को ये लेके जा रहा है, यहाँ दिख रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ये ब्लड को कहाँ लेके जाएगा, लंग्स में लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा, लंग्स में। ठीक है, अब ये ब्लड लंग्स में गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब लंग्स से जब हार्ट में आएगा तो लंग्स से हार्ट में कौन ला रहा है, ये कौन ला रहा है, पल्मोनरी वेन ला रहा है। कौन ला रहा है यहाँ से, ये पल्मोनरी वेन ला रहा है लंग्स से। ठीक है, अब लंग्स से कहाँ आया, ये लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम से कहाँ गया ये ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड को लेके कौन गया, अरोटा। ये रहा अरोटा। ठीक है, दिख रहा। ठीक, अब क्या होता कि आर्ट्रियम की वॉल के अंदर प्रेशर एग्जर्ट होता है, क्योंकि ये जो वेंट्रिकल है ये हाई प्रेशर के साथ पंप करता ब्लड को, जबकि वेन्स के अंदर प्रेशर नहीं होती। और आर्टरी की जो वॉल होती है वो मोटी होती है ताकि इस प्रेशर को क्या कर सके, इस प्रेशर को वो आसान से जो है कि झेल सके। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हम बात करते हैं, ठीक है, वर्किंग ऑफ हार्ट। ठीक है, व्हेन लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स, सबसे पहले क्या होता है कि लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करता है, रिलैक्स मैनर में रहता है। जब हार्ट का जो हमने एक रिप्रेजेंटेशन किया था, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला चेम्बर क्या होगा, रिलैक्स में रहेगा। आसानी से इसमें ब्लड आके इकट्ठा होने लगेगा, फिर इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल में। वही बात। तो लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अच्छा, लेफ्ट एट्रियम की बात, इधर ये रहा हमारा लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये रिलैक्स मैनर में रहेगा। लंग्स से इसके अंदर ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तब ये रिलैक्स में था, आर्ट्रियम रिलैक्स में था, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो क्या कहा गया कि लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स था, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। इस साइड की बात कर रहे हैं, ये वाला, उधर वाला इधर डीऑक्सीजनेटेड, इधर ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वाला पार्ट क्या करता, ऑक्सीजनेटेड, और राइट वाला पार्ट क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड। तो लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है। ठीक है, किसके थ्रू आ रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है। ये बात हमने क्लियर कर दी है। ठीक है, व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट द, अब क्या होता है कि जैसे ही ये रहा हमारा आर्ट्रियम के अंदर ब्लड भरने लगा। अब ये क्या होगा कि जब इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड सारा निकल आएगा कहाँ पे, वेंट्रिकल में। ठीक है, तो ब्लड फ्लो कर जाएगा वेंट्रिकल के अंदर, और जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल के अंदर फ्लो करेगा, ठीक है, उसके बाद की बात। ठीक है, अब वेंट्रिकल नीचे से वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा तो ब्लड अरोटा के थ्रू, किसके थ्रू, अरोटा के थ्रू ब्लड कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई किया जाएगा। अरोटा के थ्रू ब्लड क्या होगा, पूरे बॉडी के अंदर सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अब किसके थ्रू जा रहा है, बस ये नाम हमें याद रखना है। ठीक, आफ्टर सर्कुलेटिंग
थ्रू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर द राइट आर्टरियम। देखो अब क्या हो गया कि बॉडी के अंदर सारा ब्लड ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। अब बॉडी की सेल्स क्या करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन ले लेंगी और उस ब्लड के अंदर क्या मिला देंगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या मिला देंगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब उस ब्लड के अंदर क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल चुका है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहाँ जाएगा, हार्ट में। किसके थ्रू जाएगा, वेना केवा। ठीक है, नीचे अगर बॉडी पार्ट से जा रहा तो इंफीरियर वेना केवा, ऊपर के बॉडी पार्ट से अगर आ रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि पूरा बॉडी सेल से मिलकर बना है तो ऊपर नीचे हर जगह तो जाना ही है। तो अब ये वेना केवा क्या कर रहा है, ब्लड को ले आ रहा है कहाँ, हार्ट के राइट आर्ट्रियम में। ठीक है, कहाँ से, बॉडी से, किसके थ्रू, वेना केवा। अब ये राइट आर्ट्रियम के अंदर से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल एक्सपेंड करेगा, ठीक है, फैलेगा, ब्लड उसके अंदर चला जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पंप हो जाएगा लंग्स में। लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज के दौरान क्या हो जाएगा, ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और यही साइकिल क्या होगी, रिपीट करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक बार बॉडी से हमें क्या दिख रहा है, हमें एक सीक्वेंस दिख रहा है कि एक बार बॉडी से कहाँ जा रहा है, हार्ट में, एक बार बॉडी से हार्ट में, ठीक है, फिर हार्ट से कहाँ आ रहा है, लंग्स में, और लंग्स से फिर कहाँ जा रहा है, हार्ट में, हार्ट से कहाँ जा रहा है, बॉडी में। एक सर्कुलेशन और ये दूसरा सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन दिख रहा है, इसीलिए यहाँ क्या कहते हैं कि यहाँ डबल सर्कुलेशन फॉलो होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये रहा पूरा वर्किंग प्रिंसिपल, इसको देख सकते हैं, हमारा पूरा हार्ट है, ये हमारा लंग्स है, कैसे ब्लड जो है हार्ट से होते हुए लंग्स, लंग्स में कैसे एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज वगैरह, पूरी प्रोसेस यहाँ पे बता दी गई है। इसकी कलरफुल विजन जो हमारे हार्ट का दिया गया, किस तरीके से वेना केवा वगैरह जो है एग्ज़ाम वगैरह में पूछ सकता है। कलरफुल तो पूछता नहीं, बस हम बना सकते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है कि ब्लड जब वेसल्स के अंदर फ्लो होता है तो ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर ब्लड की वजह से क्या एक प्रेशर एग्जर्ट होता है या फोर्स एग्जर्ट होता है, उसी फोर्स के एग्जर्ट को ही क्या बोल रहे हैं, ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं। तो फोर्स ऑफ ब्लड ऑन द वेसल्स वॉल। ठीक है, सिस्टोलिक क्या होता है कि जब क्या होता है कि जब सिस्टोल क्या होता है 120 mmHg, और डायस्टोल क्या होता है 80 mm। जब क्या होता है डायस्टोल मतलब रिलैक्स स्टेट में, ठीक है, वेंट्रिकुलर वाला रिलैक्स स्टेट होता है, तो उस समय का देखते हैं हम क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब वेंट्रिकुलर, जब वेंट्रिकुलर की जो वॉल उसकी मसल्स क्या हो, जब रिलैक्स मैनर में हो, तो उस समय जो प्रेशर होता है 80 mmHg का होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो कितना प्रेशर एग्जर्ट करती है, 120 mmHg का। तो वही सिस्टोल और डायस्टोल तो होता है ना कि हम जब भी ब्लड प्रेशर ना पाते हैं तो क्या होता है 120/80, तो ये क्या होता है सिस्टोल बाई डायस्टोल होता है। ठीक है, सिस्टोल बाई डायस्टोल, SD। ठीक है, SD कार्ड होता है, SD कार्ड से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल बीपी, किसी भी नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 mmHg होता है। ठीक है, उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, स्फेग्नोमैनोमीटर होता है उसके थ्रू। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो हम कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर कम है तो बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपर शब्द कहीं पे भी साइंस में दिख जाए, हाइपर का मतलब क्या है, ज़्यादा, हाइपर हो गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, आर्टरी कैरी करती है ब्लड एट अ हाई प्रेशर ड्यू टू थिक मस्कुलर वॉल। हाँ, आर्टरी की जो वॉल होती है, आर्टरी की जो वॉल होती है, इसका जो ल्यूमेन होता है ये बहुत पतला होता है, पतला ल्यूमेन है। ठीक है, अगर पाइप पतली तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये तो हमें पता है। तो वैसे ही आर्टरी का ल्यूमेन क्या होता है, बहुत पतला होता है। ठीक है, इसकी वॉल क्या होती है, थीकर होती है। ठीक, तो आर्टरी का ल्यूमेन पतला होने की वजह से और जो है इसकी जो वॉल है मोटी होने की वजह से आर्टरी के अंदर प्रेशर बहुत हाई होता है। जबकि जो हमारे पास वेन होती है इसके अंदर जो है इसकी वॉल बहुत पतली होती है और इसका जो ल्यूमेन होता है बहुत चौड़ा वाइडर होता है, इसलिए इसके अंदर प्रेशर क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि लिम्फ की बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में जब इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि कुछ पार्ट आरबीसी को छोड़ करके, आरबीसी कुछ प्रोटीन को छोड़ करके ब्लड के कुछ पार्ट क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स से बाहर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, और वहीं इंटरसेलुलर स्पेस में इकट्ठा होते हैं, फिर एक सिस्टम के थ्रू, एक कैनाल सिस्टम के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं बॉडी के अंदर। तो इन्हीं लिक्विड या इन्हीं जो ब्लड के पार्ट को हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। और ये दिखने में कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आरबीसी का पार्ट है ही नहीं, बाकी ब्लड के अंदर और सारी चीज़ें कैसी होती हैं, कलरलेस होती हैं। तो लिम्फ क्या एक कलरलेस फ्लूइड है जो इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होता है। कैसे इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होता है ये समझ में आया। ठीक है,
अब ये किसके वजह से बनता है कि जो प्लाज्मा, जो कैपिलरी से मतलब ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है, जो WBC की सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, जब स्केप कर जाती हैं कैपिलरी से, जब बाहर निकल जाती हैं, तो उसी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, ठीक है। अब फर्दर ये लिम्फ जब इंटरसेलुलर स्पेस में इकट्ठा होता है तो इसको एक सिस्टम, कैपिलरी के सिस्टम के थ्रू जगह जगह पे भेज दिया जाता है, ठीक है, लिम्फ वेसल के थ्रू क्या कर देते, भेज दिया जाता है, और ये बड़े बड़े वेन्स में वापस से जुड़ करके फिर कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। लिम्फ का काम क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं डाइजेस्टेड फैट, जो भी डाइजेस्टेड फैट वगैरह इकट्ठा होते हैं जगह जगह इंटरसेलुलर स्पेस में, तो उनको क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये ड्रेन करते हैं एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब कि अगर कोई फ्लूइड वगैरह मतलब ज़्यादा अमाउंट में इंटरसेलुलर स्पेस में कोई फ्लूइड वगैरह इकट्ठा हो रहा है तो उसको ये वहाँ से हटाते हैं, ठीक है। अब इनके पास क्या होता है, लिम्फोसाइट होते हैं, मतलब ये एंटीबायोटिक मतलब एंटी बोल सकते हैं कि इनके पास लिम्फोसाइट होते हैं जो जर्म्स वगैरह को किल करते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन अ प्लांट की बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया था, ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट के अंदर दो ही पार्ट होता है, एक जाइलम और एक फ्लोएम होता है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर क्या होता है कि प्लांट के अंदर हमें कौन कौन से मटेरियल दिखते हैं, ठीक है। फूड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल हो गया। जैसे एनिमल के अंदर भी इन्हीं चीज़ों का ट्रांसपोर्ट था, मेनली तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यही सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी होंगी, तो इनके अंदर फूड, वाटर और मिनरल ही ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। जो कि किसके थ्रू करते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू, जिसको क्या कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम भी एक तरह क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं। ये पढ़ चुके हैं हम, बस रिवाइज कर रहे हैं जल्दी जल्दी यहाँ पे हम, ठीक है। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल का, कहाँ से कहाँ, रूट से लेकर के बॉडी के सभी पार्ट तक। मतलब जाइलम का जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। कैसा मूवमेंट होता है, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। इस चीज़ को हम ध्यान दे सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रूट से कहाँ जाएगा, बॉडी के अपर पार्ट तक, ऐसा नहीं कि अपर पार्ट से लोअर पार्ट तक। तो जाइलम हमेशा यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है। ये मेनली तो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, लेकिन यहाँ पे हमें 2 ही पार्ट के बारे में ध्यान देना, जाइलम वेसल और ट्रैकिड्स के बारे में। जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर के बारे में बात नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या है, जाइलम जो है किनसे, जाइलम वेसल और ट्रैकिड, जिनका रोल, मेन रोल होता है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन, या ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करके वाटर को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि वाटर और मिनरल रूट के अंदर कैसे इंटर करते हैं, डिफ्यूजन के माध्यम से। किसके माध्यम से, डिफ्यूजन के माध्यम से, ठीक है। अब जैसे होता है कि बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, अब प्लांट के अंदर तो कोई पंपिंग ऑर्गन है नहीं कि वाटर को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, तो प्लांट के अंदर कई सारी थ्योरी दी जाती है, ठीक है। हाँ, एक होता है पुश एंड पुल थ्योरी दी जाती है, दूसरा क्या है, ट्रांसपिरेशन दिया जाता है, ठीक है। पुश और पुल थ्योरी क्या होता है कि कैपिलरी एक्शन जब होता है ना, कि पतला अगर ट्यूब है तो एक मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच है, तीसरे से चौथे से ऐसे अटैच है, तो एक मॉलिक्यूल जब ऊपर उठेगा तो दूसरा उसके साथ अटैच होकर वापस ऊपर की तरफ उठने लगेगा। तो नीचे से रूट क्या कर रहा है, रूट प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ऊपर से ये जो है एक पुल का एक्शन लग रहा है। पुलिंग एक्शन मतलब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस। क्या होता है कि जब प्लांट के ऊपर जब सनलाइट वगैरह पड़ती है तो प्लांट के लीफ से, ठीक है, लीफ में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टोमेटा दिन के समय में खुले होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है तो क्या होता है, लीफ के पास पानी जो होता है, वो पानी क्या होता है, गार्ड सेल्स सोख लेता, सोख करके मोटा हो जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। उन्हीं ओपन पोर से क्या होता है, वाटर का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वाटर जैसे लॉस हो रहा है, जैसे कि ये एक पूरा ट्यूब है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लीफ से कनेक्टेड पार्ट है, यहाँ है, ये ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में क्या है, कनेक्टेड है। इस लीफ के पार्ट से क्या वाटर मॉलिक्यूल ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, उसके पीछे वाला भी खींचा चलाएगा, तो एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उसी सक्शन फोर्स की वजह से नीचे रूट से जो वाटर है कहाँ, ऊपर की तरफ खींच जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। जबकि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो है किसके द्वारा हो रही है, स्टोमेटा के थ्रू। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस किसके थ्रू होती है, स्टोमेटा के थ्रू होती है। स्टोमेटा के थ्रू होती है, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को बोलते हैं लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। प्लांट के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, और इसी प्रोसेस के थ्रू वाटर जो है हाइट तक चढ़ जाता है, प्लांट में अपवर्ड मूवमेंट कर पाता है, ठीक है। देन ड्यू टू ट्रांसपिरेशन द सक्शन फोर्स हेल्प द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो वाटर और मिनरल को ऊपर मतलब रूट से पूरे बॉडी पार्ट तक, प्लांट के पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस एक सक्शन फोर्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वाटर क्या होता है, ऊपर की तरफ खींचा चला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं
हमारे पास ये दिख रहा है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रैकिड्स हैं, दिख रहा है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपस में कनेक्टेड है और वाटर के अंदर इस तरह से कुछ कैपिलरी एक्शन बनाते हुए क्या हो जाएंगे, वाटर जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए ऊपर की तरफ पहुंचेंगे। ऊपर की तरफ सक्शन प्रेशर लग रहा है और नीचे से रूट क्या एग्जर्ट कर रहा है, प्रेशर। तो रूट प्रेशर और सक्शन मतलब रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन दोनों इसमें फॉलो होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी ट्रांसपिरेशन की बात की गई। ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ मैकेनिज्म फ्रॉम विच अ लॉस ऑफ वाटर हैपन, जिससे क्या होता है, वाटर का लॉस हो रहा है और इस वाटर लॉस की वजह से एक जो है सक्शन फोर्स क्रिएट हो जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। अब हमारे पास दिख रहा है एक फिगर जो है कि कैसे सनलाइट पड़ रहा है, वाटर इवापोरेट हो रहा है लीफ के सरफेस से, और एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे से कनेक्टेड, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड। इसी तरीके से जब एक वाटर मॉलिक्यूल गायब होगा तो उसके पीछे पीछे वाटर भागते हुए चला जाएगा और नीचे से क्या हो रहा है, रूट प्रेशर भी एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, अब फ्लोएम क्या करता है, ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब फूड का फॉर्मेशन, फूड कहाँ बनता है, फूड कहाँ बनता है, फूड कहाँ बनता है, लीफ के अंदर। कौन से प्रोसेस से बनता है, कौन से प्रोसेस से बनता है, फोटोसिंथेसिस से। अब फोटोसिंथेसिस में जो है फूड का फॉर्मेशन किस तरह का होता है, कौन सा फूड बनता है फोटोसिंथेसिस से, ग्लूकोज बनता है। और ये ग्लूकोज जो है सॉल्यूशन के फॉर्म में क्या होता है, पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। तो फ्लोएम, पहली बात ये है कि ये बात ध्यान देना है कि फ्लोएम जो है कि बाई डायरेक्शनल, मतलब कि ऊपर नीचे दोनों तरफ जाता है, और जाइलम क्या है, यूनी डायरेक्शनल होता है। ये कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कराता है, मतलब कहीं पे भी, क्योंकि ऊपर बन ही रहा है, ऊपर से नीचे भी, रूट को भी फूड का काम है और बॉडी बॉडी के अपर पार्ट को भी काम है, तो ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करता है। ठीक है, तो फ्लोएम क्या कर रहा था, लीफ के अंदर जो फूड का फॉर्मेशन हो रहा है उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट कराता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। फूड के लोकेशन को चेंज करा रहा है, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस करा रहा है। फ्लोएम जो है कि सी ट्यूब और कंपेनियन सेल से मिलकर बना है। ये इंपॉर्टेंट है, सी ट्यूब और कंपेनियन सेल दो की बात नहीं कर रहे हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो यहाँ पे उन चीज़ों का जिक्र नहीं हो रहा, सी ट्यूब और कंपेनियन सेल, जाइलम के लिए ट्रैकिड और वेसल्स की बात की गई है। ये बहुत ज़रूरी और ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये रहा हमारे पास, दिख रहा है फिगर। ये जाइलम का हो गया, ये फ्लोएम का हो गया, एनसीईआरटी वाले डायग्राम। और ये हमारे पास ट्रैकिड और वेसल्स हैं। ठीक है, ये दिख रहा है, ये सी ट्यूब्स हो गए और ये कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस इस सी ट्यूब को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। सी ट्यूब के पास इसका खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, अब क्या है कि फूड फ्रॉम लीफ इज ट्रांसफर टू द जाइलम बाय द एनर्जी ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, और ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर इंटर द फ्लोएम एंड हेल्प द इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। क्या होता है कि लीफ के अंदर जब फूड का फॉर्मेशन होता है तो ग्लूकोज और वाटर की वजह से एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। कहाँ पे, स्टेम और लीफ के अंदर। अब यहाँ से जब प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है तो इनका मूवमेंट होने लगता है। वही बताया गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, ठीक है, वाटर कहाँ इंटर होता है, फ्लोएम के अंदर, और फ्लोएम के अंदर एक सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है, ग्रेडियंट क्रिएट होता है, और यहाँ से फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि कैसे मैकेनिज्म है, शॉर्टली समझ लेते हैं। लीफ के अंदर क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। जो फ्लोएम की ट्यूब्स होती हैं, मतलब सी ट्यूब और कंपेनियन सेल, ये क्या करती हैं, फूड को बोथ डायरेक्शन में करती हैं, मतलब बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कराती हैं। कैसा मूवमेंट कराती, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कराती हैं। ठीक है, अब रिसीव फूड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। अब इस फूड का रिसीव होता है किस लिए, प्लांट जो रिसीव करता है फूड को अपने ग्रोथ और रिपेयर के लिए, और स्टोर करके रख लेता है बाकी जो बचा फूड होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, रूट हेयर से वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होगा, रूट हेयर जो है कि वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे कहाँ से, वाटर सॉइल से। ठीक है, रूट हेयर से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है कहाँ से, सॉइल से, मतलब रूट के ऊपर जो हेयर लगी होती है ये सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं। अब ये जो वाटर रूट हेयर से कहाँ जाएगा, रूट के जाइलम में, रूट के जाइलम से स्टेम के जाइलम में, स्टेम के जाइलम से लीफ के जाइलम में, फर्दर कंडक्ट वाटर अपवर्ड। ये वाटर का बहुत ऊपर तक पहुंचेगा, किसकी वजह से, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। ट्रांसपिरेशन पुल क्या करता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट कराता वाटर का, वाटर पहुंच जाता ऊपर और क्या करता, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता। अब एक छोटा सा टर्म था ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम। और ये ध्यान देना है कि ट्रांसपिरेशन डे टाइम में होता है, क्योंकि डे टाइम में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, या फिर डे टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, जिसकी वजह से क्या हो पाता है, स्टोमेटा की ओपनिंग हो पाती है। ठीक है, टेम्परेचर हाई होता है। ठीक, और ये जो ट्रांसपिरेशन है, अगर स्टोमेटा बंद रहेगा तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। एड इन अ वाटर एब्जॉर्प्शन अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल एज वेल एज टेम्परेचर। तो वही चीज़ें कि
ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए एक तो टेम्परेचर है, दूसरा स्टोमेटा की ओपनिंग। स्टोमेटा की अगर ओपनिंग हो गई है तो वाटर का ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सकता है। ठीक है, अब ये बात हमने देख लिया कि रात के समय में क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन होता है ना, कभी कभी बल्ब वगैरह जला देते तो उसकी वजह से टेम्परेचर मिलने लगता है प्लांट वगैरह को, तो वाटर क्या करने लगता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कराने लगता है। तो वही चीज़ है कि रात के समय में ना के बराबर या बहुत कम ट्रांसपिरेशन होता है। डे टाइम में ट्रांसपिरेशन जो है कि पुल डोमिनेट, मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक, अब ट्रांसलोकेशन के बारे में है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट। हमने बताया ना ग्लूकोज जो है कि वाटर में वाटर के साथ जुड़ करके एक सॉल्यूशन का तैयार करता है। ग्लूकोज का क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। और यही सॉल्यूशन, इसी सॉल्यूशन को बोला गया है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बन रहा है, इसी ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन तैयार हुआ, तो मतलब उसी को सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। और किसके थ्रू होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है। ठीक है, इतनी बात हमने कवर की। ये सारी बातें जो है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, तो इसको देख सकते हैं चीज़ों को। हाँ, और पीडीएफ के लिए तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए, तभी आपको पीडीएफ मिल पाएगा।